आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह इतिहास का प्राचीन भारतीय इतिहास होगा और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। टॉपिक का क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। और यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी है और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य में यह देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में निम्नलिखित बातों को बताया गया है। जैसे कि कोई कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ कि एक बार इतना भयंकर बाढ़ आया कि सिंधु नदी में इतना ज्यादा पानी आया जिसके कारण से वही पानी पूरे गांव में चला गया और जिसके कारण से वहां के लोग वहां से उठ करके पलायन कर गए दूसरे जगह पर, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ? पतन हो गया, है ना। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर अकाल पड़ गया था जिसके कारण से लोगों को खाने पीने के लिए, खेती करने के लिए, है कि नहीं, कुछ व्यवस्था बात नहीं रह सका जिसके कारण से लोग यहाँ से पलायन कर गए। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यहाँ अधिकतर भूकंप देखने को मिलता था। भूकंप मतलब अर्थक्वेक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो भूकंप के कारण से, इन प्राकृतिक आपदा के कारण से लोग यहाँ से चल जाना ही ठीक समझा और उसके कारण से ही हड़प्पा सभ्यता के लोग वहां से, माने उस सभ्यता को छोड़ करके वहां से पलायन कर गया और जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक में पहले प्रश्न को यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये हड़प्पा सभ्यता इसका उत्खनन कब हुआ, मतलब लोगों के नजर में कब आया और इसका पतन कब हो गया, तो वो एक डेट बना हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ ईसा पूर्व में चल रहा है। सबसे पहले हम लोग ईसा पूर्व को क्लियर करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसके डेट पर चलेंगे। ईसा पूर्व का मतलब होता है अंग्रेजी में बीसी, इसको शॉर्ट बोला जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले यही तिथि चलता था, जो कि उल्टा चलता था। जैसे अभी 2022 है तो 2023 आएगा, 2024 आएगा, लेकिन पहले क्या होता था कि यदि 2023 है तो अब आने वाले टाइम में 2024 आएगा, सॉरी 22 आएगा, यानी कि उल्टा चलता था। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है ईसा पूर्व, अंग्रेजी में कहते हैं उसको बीसी, और इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथि थी उसी को कहा जाता है ईसा पूर्व। बात समझ में आ रहा है? तो ईसा मसीह में क्या चलता है? उल्टा चलता है, यानी कि अगर 2023 अभी है तो अब आने वाले टाइम में 2022 आएगा, फिर उसके बाद जो आएगा 2021 आएगा, फिर उसके बाद जो आएगा 2020 आएगा। लेकिन ये अभी ईस्वी की यदि हम बात करें तो ईस्वी में क्या होता है, यदि अभी 2023 है तो फिर 1 ईयर बाद जो है 2024 होगा, आफ्टर 1 ईयर 2025 होगा। तो इस तरह से इसमें इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता था, सिंधु सभ्यता में तिथि उल्टा चलता था। ठीक है, जिसे ईसा पूर्व के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। मतलब ये हुआ, हम पहले बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का विभिन्न मत है। कोई कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस तरह से हुआ, कोई कहता है बाढ़ से हुआ, कोई कहता है भूकंप से हुआ, कोई कहता है अकाल पड़ गया उसके कारण से हुआ, है कि नहीं, कोई कहता है कि सिंधु नदी के कारण से हो गया। ठीक है, लेकिन मतलब कुल मिलाकर के सबका जब डाटा इकट्ठा किया गया, आंकड़ा इकट्ठा किया गया, उसके बाद पता चला कि सबसे अधिक सही और सटीक समय जो रखा गया वो सटीक समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का काल पूछे, यहाँ पर अब सर्वाधिक मान्यता याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक है। तो 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। बात समझ में आया कि नहीं? हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। बस इतना बात याद रखना है। अब यहाँ पर सर्वाधिक कह रहा है या कुछ भी कह रहा है, इस पर हमको नहीं जाना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का काल हम लोग बस याद रखेंगे, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त को इसको हम लोग कट कर देंगे।
ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त को हम लोग कट कर देंगे। बस इतना याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ईसा पूर्व को अंग्रेजी में हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं बताए हैं अभी? बीसी कहते हैं, नहीं शॉर्ट में बीसी कहते हैं उसको। तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी निम्नलिखित में, मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? अब देखो, यह है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और यह है ग्रीक की सभ्यता। यहाँ पर ग्रीक की जो सभ्यता थी इसके समकालीन नहीं थी। प्रश्न ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, अब जैसे कि मान के चलो बताते हैं, अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 किस प्रधानमंत्री के समकालीन में? नरेंद्र मोदी के। बात समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो कि इसी तरह से तुमको बहुत सारी योजनाएं के बारे में यदि चर्चा हो, जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दिया गया था, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी के समकालीन था। मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, समकालीन मतलब उसके समय में। बात समझ में आ रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जब तक रही, मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, तो उसके अंदर में कौन कौन सी सभ्यता गुजरी? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखो, उसके अंदर में मिस्र की सभ्यता गई, चीन की सभ्यता गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता गई, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं गई। तो हमको ये नहीं गई उसको भी याद रखना है, और जो सब बीत गई उसको भी याद रखना है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में ना किस सभ्यता के समकालीन थी, पहले उसको याद रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस किस सभ्यता के समकालीन थी? तो सबसे पहले है मिस्र की सभ्यता। क्या है? मिस्र की सभ्यता। दूसरा है मौ से मिस्र की सभ्यता है, और मौ से मेसोपोटामिया की सभ्यता है। पहला क्या बोले? मिस्र की सभ्यता, दूसरा बोले मेसोपोटामिया की सभ्यता, और तीसरा जो है वो है चीन की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस किस सभ्यता की समकालीन में थी? तो मौ से है मिस्र की सभ्यता, मौ से मेसोपोटामिया की सभ्यता, और तीसरा है तुमको चीन की सभ्यता। लेकिन किस के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। बात समझ में आ गया होगा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? विस्तृत मतलब फैला हुआ होना। कहाँ तक फैली हुई थी? तो देखो, इसका आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, कहाँ कहाँ फैली हुई थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध तथा बलूचिस्तान। तो ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें के अंतर्गत हम लोग रिपीट करेंगे थोड़ा एक बार पुनः। पंजाब, राजस्थान। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, लगभग हमें पंजाब के जैसा ही राजस्थान मिलता जुलता है, तो पंजाब, राजस्थान। इसके बाद है गुजरात। ठीक है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। देखो, अब एक चीज जरा गौर करो, पंजाब में दूसरे नंबर स्थान पर जो है जी, राजस्थान में दूसरे नंबर स्थान पर जो है, और गुजरात में दूसरे स्थान पर क्या है? जो है। तो ये जो वाला तो याद हो ही जाएगा। क्या क्या है जो वाला? पंजाब, राजस्थान है और गुजरात। ये 3 तो चीज याद हो गया होगा। अब देखो, गु अगर बोलते हो, गु से गुजरात बोलते हो, तो गु बोलने में उ आ रहा है, तो उससे तुम उत्तर प्रदेश को भी याद रखो। ये 4 को तो याद हो गया। अब बच गया तुमको हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, तो लगभग में याद हो ही गया होगा कि सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि फैली हुई थी। तो देखो, जॉ वाला पहले याद रखो कि सेकंड लेटर पर जो जॉ आता है, जैसे कि पंजाब है, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अब गुजरात जैसे बोलते हैं तो गु से उ आता है, उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद तुमको जो हो जाएगा हरियाणा, सिंध, हरियाणा और सिंध, हरियाणा और बलूचिस्तान। ऐसे याद रखो, सिंध, हरियाणा और बलूचिस्तान। बात समझ में आया? तो बताओ कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंध, हरियाणा, बलूचिस्तान। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था? ठीक है, घोड़े का अवशेष मतलब हुआ, कभी कभी इसका क्वेश्चन कभी कभी ये देता है वर्ड चेंज करके कि अस्थि पंजर का अवशेष कहाँ से मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है,
तो घोड़ा का जो अवशेष, अवशेष मतलब होता है बचा हुआ भाग। जैसे कि घोड़ा अगर कोई मर गया और उसका अस्थि बचता है ना, हड्डी, तो उसी को वो अवशेष हम लोग कहते हैं उसको। जैसे जीवाश्म हम लोग कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो मिट्टी के अंदर दब जाता है और वही का, उसी का जो छोटा छोटा अवशेष मिलता है, उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो यहाँ अस्थि, घोड़े का अस्थि सब जो मिला होगा ना, वही बात पूछ रहा है कि घोड़े का जो अवशेष मिला वो कहाँ पर मिला था। ठीक है, तो घोड़े का अवशेष जो मिला है ना, वो सुरकोटदा में मिला है। कहाँ पर मिला है? सुरकोटदा में मिला है। और इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि देखो, घोड़े का अवशेष है। कभी टमटम, जिसको तांगा हम लोग कहते हैं, घोड़े पर कभी सवार होकर के गए हो या देखे हो कि नहीं देखे हो? तो घोड़े पर सवार होना तो देखना कि घोड़ा एक सुर में चलता रहता है, एक सुर एक लय में चलता रहता है, नहीं चलता ही नहीं चलता है। इसलिए याद रखना कि घोड़े का अवशेष जो मिला था, कहाँ से मिला था? घोड़े का अवशेष। तो अभी जस्ट बोले कि सुर में चलता है ना, इसलिए सुरकोटदा। सुरकोटदा समझ में आया? एक सुर में चलता है, एक ताल में चलता है, इसलिए घोड़े का अवशेष कहाँ में मिला था? सुरकोटदा में मिला था। ठीक है, यहाँ तक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? अब ज्यादा बात नहीं याद रखेंगे हम इस प्रश्न में, बस इतना ही बात याद रखेंगे कि कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में है? राजस्थान में। तो कालीबंगन या कभी कभी कालीबंगा भी इसको इसमें देखने को मिलता है। तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में। ठीक है, अब देखो राजस्थान में पता होगा कि राजस्थान का जहाज किसको कहा आता है? हाँ, या रेगिस्तान का जहाज किसको कहता है? ऊंट को इसलिए कहा जाता है कि ऊंट का जो पैर होता है वो बड़ी गद्देदार महसूस होता है, बात समझ में रहा, जिसके कारण से बालू पर चलने में उसको काफी सहूलियत होता है, सुविधा होता है, जिसके कारण से वो एक जहाज की संज्ञा उसको दी गई है। तो बालू ही बालू है, यानी कि वहां पर वर्षा नहीं होता है। जब वर्षा नहीं होता है इसका मतलब है वहां धूप हमेशा रहता होगा। जब धूप रहेगा तो वहां के लोग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। इसलिए याद करो कि कालीबंगर कहे या कालीबंगा कहे, वह किस राज्य में है? राजस्थान में। तो बताओ कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, और हवा महल भी राजस्थान में ही है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है, तो अब यहां से इस सब को काट दो, निम्नलिखित में से हटा दो। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी का उपयोग। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? सेल खड़ी का। यानी कि किस पदार्थ, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हड़प्पा काल में जो मुद्रा होती थी, मुद्रा मतलब क्या होता है? पैसा। जैसे अभी जो पैसा है वो क्या क्या, कौन कौन से पदार्थों का बना हुआ है? एल्युमिनियम है, तांबा है, इस तरह से और भी दूसरे पदार्थ हैं। ठीक है, टीन है। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्रा चल रही थी, वो मुद्रा, उस मुद्रा में क्या क्या मिला हुआ था? तो सेल खड़ी मिला हुआ था। क्या मिला रहा था? सेल खड़ी से मुद्राओं का निर्माण होता था। ठीक है, किस सभ्यता में? हड़प्पा। और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कौन सा सभ्यता कहते हैं? देखो, 100 से सिंधु सभ्यता है और 100 से सेल खड़ी है। तो याद रखना कि सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा होती थी उसमें सेल खड़ी का यूज किया जाता था। ठीक है, किसका यूज किया जाता था? सेल खड़ी का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की सभ्यता थी? ये थी तुमको कांस्य युग की। किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की सभ्यता थी? बिल्कुल, कांस्य युग की सभ्यता थी। और इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा वाले जगह पर अक्सर भूकंप आती है, अक्सर बाढ़ आता है, अकाल पड़ जाता है। तो जिसके कारण से क्या, लोग वहां पर जाना चाहेगा कि कान पकड़ के कहेगा कि नहीं हमको वहां पर नहीं जाना है। क्या बोलेगा? नहीं, कान पकड़ के बोला कि नहीं हमको वहां नहीं जाना है, वहां तो हमेशा भूकंप आता है। तो कान पकड़ के बोलेगा ना, इसलिए कांस्य युग सभ्यता हम लोग याद रखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो एक बताओ कि हड़प्पा काल में जो मुद्रा होती थी वो क्या चीज की बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी। अच्छा, ये बताओ कि घोड़े का जो अस्थिपंजर मिला था वो कहाँ पर मिला था? कालीबंगा से। अभी जस्ट बताए थे कि घोड़ा एक सुर में चलता है ना भाई, तो सुरकोटदा में मिलेगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बात तो वो ध्यान दो कि हम क्या बोल रहे हैं। फिर आगे है कि कालीबंगर किस प्रदेश में है? राजस्थान में। तो यहाँ पर हम बताए थे कि इस इतने बातों को मत याद रखना, सिंधु घाटी स्थल। ठीक है, इतना याद रखना, कालीबंगर किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
मुख्य बिजनेस क्या था। बिजनेस मतलब व्यवसाय क्या था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका बिजनेस, व्यापारी आखिर वो क्या करते थे, ये व्यवसाय क्या करते थे, मतलब वो अपना जीवन यापन करने के लिए आखिर कौन सा काम करके अपना जीवन यापन करते थे, चलाते थे। तो देखो व्यवसाय जब भी पूछे तो व्यवसाय का मतलब बिजनेस होता है। ठीक है, तो वो व्यापारी करते थे, व्यापारी का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। वो कहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में यदि पूछा जाए कि उनका जीवन व्यवसाय क्या था या जीवन यापन किस तरह से चलता था, तो व्यापार से। किसे चलता था, व्यापार से चलता था। ठीक है, अब व्यापार से ना सिंधु नदी को पार करता था, बस इतना ही समझना। व्यापार करते समय सिंधु नदी को पार करता था। और वैसे भी सिंधु सभ्यता में सिंधु नदी था ना, इसलिए याद कर लो कि सिंधु नदी से वो पार होता था किसके लिए, व्यापारी करने के लिए। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता जो थे ना, पहले ही कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थे ना वो शहर के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे वो शहरी सभ्यता के अंतर्गत आते थे। बात समझ में आ रहा है। और हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ पर है ये बताओ, पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी सभ्यता के थे। कहाँ के थे, शहरी सभ्यता के थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो निवासी थे क्या वो ग्रामीण थे, बिल्कुल ग्रामीण नहीं थे। 100 से सिंधु है, 100 से शहरी है, बस इसे याद रखना। ठीक है, नगरीय सभ्यता भी कभी कभी लिख देता है, तो इसमें देखो नगरीय ऑप्शन में तो नहीं है, केवल शहरी है ना। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी सभ्यता के थे। ठीक है, अब चलो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो घर किसके बनाए जाते थे, तो वो घर ईंट से बनाते थे। क्या चीज से, ईंट से बनाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अपना घर क्या चीज से बनाते थे, ईंट से बनाते थे। ठीक है, ऑप्शन है बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो न बांस से बनाते थे, न पत्थर से, न लकड़ी से, बनाते क्या चीज थे, ईंट से। अब देखो सीधी सी बात है कि अभी तुम चले जाओ किसी भी शहर में तो क्या वहाँ बांस का घर मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या चीज का घर मिलेगा, ईंट से। इसलिए सिंधु सभ्यता भी शहरी सभ्यता थी और शहरी सभ्यता के लोग अपना घर क्या चीज से बनाएंगे, ईंट से बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है शहरी सभ्यता के लोग अपने घर को क्या अपना घर क्या चीज से बनाते थे, ईंट से बनाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मतलब कौन सा ऐसा वस्तु है जिसके उत्पादन में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले नंबर पर आते थे। तो कपास के उत्पादन में ना वो सबसे पहले स्थान पर आते थे। बात समझ में आया, कपास के उत्पादन में वह पहले स्थान पर आते थे। ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे पहले स्थान पर आते थे, तो कपास के उत्पादन में। ठीक है, अब देखो हड़प्पावासी है, हड़प्पा में पा लगा हुआ है। ठीक है, तो पा से पा को इसमें जोड़ दो और यहाँ से पास हो जाएगा ना। इसलिए हड़प्पा तो पास यानी कि कपास। ठीक है, हड़प्पावासी जो थे वो कौन सी वस्तु को उत्पादन करने में सर्वप्रथम यानी कि सबसे अग्रणी थी, तो कपास। ठीक है, तो बताओ कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, चीन। राज्य की बात कर रहे हैं, वो देश है चीन। ठीक है, सोच करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। अब देखो इस सब को हटा दो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है, सर्वप्रथम को छोड़ो। जो खोजा वो तो सर्वप्रथम में ना होगा, ऐसा तो नहीं हड़प्पा सभ्यता को 10 बार खोजा गया। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता यानी कि खोज करने वाला जो कौन था तुमको पता ही है, हड़प्पा पर तुम दया करो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, हड़प्पा पर तुम दया करो। यानी कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर, पतन का मतलब जरा यहाँ पर अब ध्यान दो। पतन का मतलब होता है जहां पर जहाज रुकता है और जहां से जहाज प्रस्थान करती है। ठीक है, जहां पर जहाज रुकता है और जहां से जहाज प्रस्थान करता है, मतलब उसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं और उसी को हम लोग पतन नगर भी कहते हैं। पतन का मतलब बंदरगाह होता है। ठीक है, और यदि सिंगल तो और न हो तो उस पतन का मतलब होता है किसी चीज का विनाश हो जाना, विलुप्त हो जाना। लेकिन यहाँ पर तो और तो संयुक्त है तो ये पतन हुआ यहाँ पर।
ठीक है ना। पर इस पतन का मतलब बंदरगाह हुआ, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर था यानी कि बंदरगाह जो था, बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जहाज रुकती है और जहाँ से जहाज निकलती है, प्रस्थान करती है, ठीक है। तो ये लोथल था, और लोथल के साथ साथ एक और था ना, और लोथल में था भोगवा नदी, उसी नदी के माध्यम से जहाज पार करता था, जो कि गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बताओ क्या है, बंदरगाह लोथल है, ठीक है। पतन नगर है, तो पतन नगर का मतलब कि इस नगर में केवल तुमको जहाज ही जहाज देखने को मिलेगा। अब जरा सोचो, ठीक है। तो बताओ कि हड़प्पा सभ्यता किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, कपास, ठीक है। अब है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है तो दयाराम साहनी ने किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हाँ ये बात बता रहे थे पतन नगर के बारे में। पतन मतलब हम बताए थे बंदरगाह, अब जहाँ पर बंदरगाह है मतलब कि जहाज ही जहाज चलेगा। अब मान के चलो थोड़ा सा भी कोई वर्क काम पड़ेगा तो क्या करेगा, वहाँ के लोग जहाज में बैठ के ही एक जगह से दूसरी जगह करेगा, और जिसके कारण से उसका शरीर क्या हो जाएगा, लुथिन हो जाएगा। इसलिए याद रखो कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन नगर था यानी कि बंदरगाह वाला जो नगर था वो कौन सा था, लोथल। तो याद करो कि लोथल किस नदी पर है, भोगवा नदी पर है, और वो किस राज्य में है, गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न है पैमाने की खोज। देखो पैमाने की खोज का मतलब हुआ तौलने, पैमाना मतलब किसी चीज को मापना, पैमाना मतलब मापना। तो मापने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो माप और तौल के बारे में जानते थे। जैसे पहले के समय में क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, मतलब एक वस्तु लीजिए एक वस्तु दीजिए, गाय लीजिए भैंस दीजिए, पंखा लीजिए बल्ब दीजिए, पानी लीजिए डीजल दीजिए। कहने का मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदला जाता था, उसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन क्या अभी ये प्रणाली है, ऐसा अभी नहीं है, अभी हम लोग पैसों से लेन देन करते हैं। तो वही कहता है कि पैमाना का खोज जो है ना, ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा गया कि पैमाना का खोज हो गया था, जिसके कारण से हमें ये जानकारी होता है कि माप और तौल के बारे में हड़प्पा सभ्यता लोगों को जानकारी था। बात समझ में आया। और ये माप और तौल से लोग परिचित थे। यहाँ यह खोज कहाँ पर हुआ, तो ये भी तुमको लोथल में ही हुआ। अब ऐसा सोच लो ना कि जब बंदरगाह से सामान उतरता था, अभी भी चली यदि बस में चले जाओ या ट्रेन में चले जाओ तो तुम्हारा सामान तौला करके ना रखता है, उसका वेट के हिसाब से उसका पैसा लगता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से तुम समझ लो कि बंदरगाह वाला जो जगह था लोथल, उस जगह पर सामान को जो हम लोग रखेंगे ना, सिंधु सभ्यता के लोग रखते थे पहले नाप करके या तौल करके रखते थे, जिसके कारण से उसको उसी हिसाब से भाड़ा यानी कि किराया निर्धारित किया जाए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पैमाने की खोज हुई थी या नहीं हुई थी, हुई थी बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता में। तो माप और तौल से परिचित थे या नहीं थे, परिचित थे। तो ये कहा कि यह खोज कहाँ पर हुआ था, ये लोथल में हुआ था, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन का मतलब हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे। हड़प्पा काल के जो समाज थे वो किन किन वर्गों में बटा हुआ था, किन किन है ना जाति में बटा हुआ था। जैसे कि देखो हड़प्पा काल के लोग जो थे ना वो 4 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में, 4 भागों में। एक सबसे ऊपर जो थे वो थे विद्वान, दूसरा जो थे योद्धा मतलब युद्ध करने वाला, और तीसरा जो था वो व्यापारी, और चौथा जो था वो श्रमिक मतलब होता है मजदूर, व्यापारी मतलब व्यापार करने वाला, योद्धा मतलब युद्ध करने वाला, विद्वान मतलब पढ़े लिखे जो ज्ञानी थे। बात समझ में आ रहा है। तो बताओ हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो कितने वर्ग में बटे हुए, 4 वर्गों में। विद्वान, योद्धा नहीं, अयोध्या नहीं है यहाँ पर, योद्धा युद्ध करने वाला, इसके बाद व्यापार, और इसके बाद श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर होता है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, 4 वर्गों में। विद्वान था और योद्धा था, इसके बाद व्यापार था, और इसके बाद श्रमिक था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। पहले ही बता दिए थे कि सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसलिए इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो था वो था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो केवल 2, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे।
अब यहाँ से प्रश्न रहने का बहुत चांसेस है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही है ना, और कौन सा सही नहीं है। तो ये सब सही नहीं है जबकि ये सही है, ठीक है। तो सही चित्रण जो करता है, मतलब सही बात जो बता रहा है, सही बात यही बता रहा है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, वो देवी की पूजा भी करते थे और देवता की भी पूजा करते थे। बताओ क्या सही है? सिंधु सभ्यता के लोग देवी की पूजा भी करते थे और देवताओं की भी पूजा करते थे। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? अब देखो, हड़प्पा पर तुम दया करो दयाराम साहनी था, लेकिन खोज कब हुई उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? 1921 में, यानी कि 1921 ईस्वी में हुई है। ठीक है। अब है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है, मतलब कौन सा कथन सही है, सही पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति किसको कहा जाता है? पशुपति महादेव को कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये बिल्कुल सही है। तो बताओ हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ, खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कब हुआ है? 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही है? तो उन्होंने पशुपति को सम्मान करना आरंभ किया था, ये बात सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? देखो, हड़प्पा के जो लोग थे ना, उसकी सामाजिक पद्धति मतलब समाज में जो रहने का सिस्टम था, समाज में जो रहने का सिस्टम, पद्धति मतलब प्रणाली, सिस्टम, समाज में रहने का जो पद्धति था वो था उचित समतावादी। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, वो सभी को एक उचित और समान दृष्टि से देखते थे, इसलिए उसको कहा गया समतावादी। मतलब सबका विचार एक रंग, सबका विचार एक रंग, उचित समतावादी है ना, मतलब सबका विचार एक रंग। तो हड़प्पा के लोग जो थे, उसकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। और सबसे पहले ये बता दो कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है। तो सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो को क्या क्या कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान और सिंध का बाग। बाग मतलब होता है फुलवाड़ी, बगीचा। तो सिंध का बगीचा किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। और सिंध का नखलिस्तान किसको कहा गया है? देखो, हम लोग जहाँ पर जो मर जाता है मुस्लिम में, तो उस जगह को क्या कहता है? कब्रिस्तान कहता है। तो कब्रिस्तान से बिल्कुल याद रख सकते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मतलब मरे हुए लोगों का टीला। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिंध का नखलिस्तान, तो नखलिस्तान से याद आ जाएगा कब्रिस्तान, यानी कि कब्रिस्तान का मतलब मृतकों, जहाँ मर जाता है। तो मृतकों का टीला मतलब किसको कहता है? मोहनजोदड़ो से। इसलिए तुमको सिंध का नखलिस्तान कहे या फिर सिंध का बाग कहे, फुलवाड़ी कहे, बगीचा कहे, ये क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो ही था। और सबसे बड़ा अन्नागार जो था मोहनजोदड़ो का ही अन्नागार था। सबसे बड़ा स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो का ही था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, उसका आकार किस तरह का है? तो उसका आकार जो है वो है त्रिभुज के आकार का, यानी कि ट्राइंगल के आकार का। हड़प्पा सभ्यता जो है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल के जैसे। इसीलिए देखो, जैसे ये तुमको हम त्रिभुज बनाते हैं, इस तरह का वहाँ के लोग जो है अपना घर बनाते थे इस तरह से ही। तो इससे क्या होता था कि इधर जैसे आंधी आता था ना, तो यहाँ से जितना भी कचरा होता था, इस सब कचरा को लेकर के भाग जाता था, चले जाते थे। इसलिए याद रखना, समकोण त्रिभुज के जैसे था 90 डिग्री पर। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो किस तरह का है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल के रूप में है। ठीक है। आपको पता है सूची 1 को और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाइए। तो देखो, हड़प्पा जो है वो किस नदी पर है? रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। ठीक है। लोथल भोगवा नदी पर है। कालीबंगा तुमको घग्गर नदी। बात समझ में आ रहा है? देखो, काला लड़की सब ना, काला बच्चा सब क्या करता है? जाते घगड़ा पहनता है। इसलिए कालीबंगन जो है वो किस नदी पर है? बिल्कुल, घग्गर नदी पर। ठीक है। कालीबंगा जो है वो किस नदी पर है? घग्गर नदी पर अवस्थित है। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला? कालीबंगा। मतलब अब देखो, हल जो चलाने वाले व्यक्ति होंगे ऑलरेडी है कि उनका चेहरा ब्लैक हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए ब्लैक से याद रख लो कि ब्लैक मतलब काला, तो इसलिए हल से जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है कहाँ पर मिला है? कालीबंगा में मिला है। ठीक है, अब चलो, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण। अलंकरण का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की डिजाइन को उस पर बनाना, उसको अलंकरण कहा जाता है। वैसे भी अलंकार का मतलब तो समझते हो ना? अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण, आभूषण जो शोभा को बढ़ाता है, आभूषण। तो वही कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो ये सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो अलंकार सजाया गया था वो किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, हल से जो दूध की मिट्टी निकालेगा उस मिट्टी से क्या बना देगा? ईंट बना देगा। तो याद रखो कि कालीबंगा काला तो हो ही जाएगा, इसलिए सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? देखो, मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंध में अवस्थित है। कहाँ पर है? सिंध में। मोहनजोदड़ो जो है, मोहन नाम का जो लड़का होगा ना वो बहुत ही सीधा साधा होगा, इसलिए याद रखो कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है। ठीक है, और सिंध भी पाकिस्तान में ही है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार अभी जस्ट बताए थे। बृहत मतलब बड़ा होता है और स्नानागार मतलब स्नान करने वाला, है ना, एक जगह। तो बृहत स्नानागार जो पाया गया वो कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर कहे, सबसे बड़ा अन्नागार कहे, सबसे बड़ा स्नानागार कहे, इसका आंसर मोहनजोदड़ो होगा। बात समझ में यहाँ तक आ गया? अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उस मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आद्य शिव का। ठीक है, किसका है? आद्य शिव का है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में, मतलब सिंधु सभ्यता का जो मुद्रा था तो उस मुद्रा में किस देवता के को का कर दो, समतुल्य को काट दो, चित्रांकन मिलता है। तो आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। किनका मिलता है? आद्य शिव का मिलता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता, देखो वैसे भी अभी देखे थे हम लोग कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो देवी की भी पूजा करते थे और देवताओं की भी पूजा करते थे। साथ में देवता में हम लोग याद रखेंगे, वैसे ही पशुपति को सम्मान दिया था, नहीं अभी पढ़े थे ना हम लोग, तो पशुपति मतलब महादेव, तो इसलिए सौ से सिंधु, सौ से शिव हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर बनता है। तो इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग जो मुद्रा बनाए हुए थे उस मुद्रा में रुपया में शिव, आद्य शिव का ही चित्रांकन मिलता है। चित्रांकन मतलब चित्र मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से इसको काट दो। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में कौन सा है? लोथल बता दिए थे, जो कि भोगवा नदी पर। किस नदी पर है? भोगवा नदी पर। अगला है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। स्थानीय नाम का मतलब होता है लोकल। लोकल नेम मतलब सामान्य नाम जो सब जानता है। ठीक है ना, तो लोकल नेम जो है तुमको वो क्या है? मृतकों का टीला, जो कि सब जानता है, यानी कि माउंड ऑफ डेड। माउंड का मतलब होता है टीला और डेड मतलब मृतक, है ना, माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? माउंड ऑफ डेड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है, ये प्रचलित नाम हुआ, मतलब सबसे ज्यादा प्रचलन इसका क्या है, मतलब कौन सा नाम है? और यहाँ है तुमको स्थानीय नाम। स्थानीय मतलब लोकल नेम क्या है? ठीक है, तो इसका स्थानीय नाम जो है वो तुमको है मृतकों का टीला। वहीं अगर हम बात करो, देखो मृतक मतलब मृत व्यक्ति को हम लोग दफनाएंगे कहाँ पर? स्थानीय पर ना, इसलिए स्थानीय नाम पूछेगा तो मृतकों का टीला। और जब उसका प्रचलित नाम पूछेगा, खूब प्रचलित क्या है, तो सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन है फंसने के लिए कितना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम पूछ रहा था सिंधु सभ्यता है, और दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है ना, तो हम लोग घाटी वाला बात याद रखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, क्या याद रखेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस प्रश्न को मुश्त रिव्या करके चलो, इसमें फंसने का चांसेस अधिक बन रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जब पूछेगा तो सिंधु घाटी की सभ्यता याद रखेंगे, ना कि सिंधु सभ्यता याद रखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है, सैंधव स्थलों के उत्खनन। उत्खनन मतलब होता है खुदाई। सैंधव स्थल, तो सैंधव स्थल का मतलब क्या हुआ? सैंधव सभ्यता में जो जो स्थल उखड़ा हुआ था उत्खनन के दौरान, जैसे कि तुमको हड़प्पा खुदाई से निकला था, जैसे कि तुमको हो गया लोथल। ठीक है, इसके बाद जो तुमको हो गया सिंध। ठीक है ना, बहुत सारा जो भी जगह था तुमको ये सब खुदाई से निकला था।
तो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर जो था, ठीक है, मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण का मतलब होता है छपा हुआ होना। मतलब हड़प्पा सैंधव सभ्यता का जो मोहर था ना, मोहर जिसको अंग्रेजी में सील कहते हैं, तो उस मोहर पर जो है सो सबसे ज्यादा किसका चित्र था? बैल का। देखो बैल को हम लोग महादेव मानते हैं कि नहीं मानते हैं, शिव मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसलिए सिक्का पर भी शिव का चित्र था और साथ में तुमको जो है सो किस पशु का मतलब मोहर जो था, मोहर पर भी बैल का मिलता है। अब देखो अगर हम बैल को छोड़ दें तो उसके अलावा महादेव से जुड़ा हुआ तो शेर नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, हाथी भी नहीं है, तो क्या बचा है यहाँ पर? बैल ही हो गया ना। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। अब पहले ये बता दो कि सिंधु सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम है स्थान पर मृतक को, डेड बॉडी को जलाएगा, इसलिए मृतक को काटेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माउंड ऑफ डेड। लेकिन यहाँ अगर प्रचलित नाम पूछेगा तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। यानी कि इसका जो नगर नियोजन इस तरह का था, वो अपना नगर, अपना घर इस टाइप पर बनाता था कि जब भी आंधी आता था ना तो वो कचरा अपने आप साफ हो जाता था। बात समझ में आ रहा है? जो कि त्रिभुजाकार था, ये अभी पहले बता दें, समकोण आकार का था, समकोण त्रिभुजाकार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो मानी जाती है, किसके लिए मानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। किसके जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर को नियोजन के लिए, ठीक है। मतलब इनका नगर नियोजन बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग था, बड़ा ही सुंदर था, जिसके कारण से जैसे कोई मंदिर ही बनता है ना, तो मंदिर बनता है तो उसका कुछ खासियत होता है ना, उसके लिए ज्यादा जाना जाता है। उसी तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता जो जानी जाती थी, किसके लिए? अपने नगर के लिए फेमस था, ठीक है ना। अपने नगर में जैसे कि विशेष बात क्या क्या था, वो मतलब अपने नगर के सड़क के दोनों किनारों पर नालियां बनी हुई होती थी और सभी के घर का जितना कचरा वाला पानी था, खराब पानी, उस नालियों के माध्यम से सिंधु नदी में प्रवेश कर जाता था, चला जाता था। तो ये सब उस नगर का विशेष क्या था? विशेष बात था, विशेषता था। ये सब अच्छी विशेषता थी, जिसके कारण से वहाँ का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को नगर नियोजन के लिए अधिक जानी जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में है? तो देखो भारत के अंतर्गत ही गुजरात आता है। भारत में 28-29 राज्य जो है, उसमें गुजरात भी जो है एक राज्य है जो कि भारत में आता है। तो देखो जरा सोच के देखो, हड़प्पा पाकिस्तान में, भारत से बाहर हो गया, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, जो कि भारत से बाहर हो गया, लेकिन लोथल गुजरात में है। गुजरात में होने का मतलब भारत का यह एक राज्य है, जिसके कारण से लोथल जो है तुमको वो भारत में ही स्थित है। बात समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। देखो सबसे पुराना शहर जो सबसे पहले खोजा गया वही ना पुराना होगा। जरा सोच के देखो, जो सबसे बाद में खोजा गया वो सबसे नया होगा, जो सबसे पहले खोजा गया वो सबसे पुराना। तो सबसे पहले क्या खोजा गया था? हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था 1921 ईस्वी में। तो सबसे पुराना जो है सो इसी को हम लोग कहेंगे, या सबसे पहला भी अगर पूछा जाए तो हम लोग हड़प्पा को ही कहेंगे। तो बताओ हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? प्रचलित पूछ रहे हैं, अभी फंस गए। प्रचलित नाम जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण, प्रूफ, है ना। चांदी की उपलब्धता मतलब भारत में चांदी की उपलब्धता, चांदी पाई जाती है या पाई जाती थी, इसका हमको प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। मतलब चांदी की उपलब्धता पाई गई थी, चांदी पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। और मतलब अभी जो है सो हम लोग उसके प्रमाण की बात करें तो वो प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता से ही मिलता है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति से किसके बारे में जानकारी मिलता है? चांदी के बारे में। किसके बारे में? चांदी के बारे में। बिल्कुल। देखो चांदी सोना सबको हम लोग बचा करके रखते हैं, लेकिन चांदी अगर कभी कभी हराई हो जाता है तो इतना चिंता नहीं करते हैं हम चांदी के लिए, नहीं, सोना के लिए चिंता भी होता है। तो चांदी का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा से। चांदी का हम लोग बोलेंगे जो हरा गया तो हराना दो, छोड़ो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए चांदी की उपलब्धता हमको वो प्रमाण साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत मतलब गलत कौन सा है? ठीक है, तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, अभी जस्ट बताए थे। ये सही है कि गलत है? सही अभी जस्ट बताए थे कि नगर में सड़क के दोनों ओर नाली बनाई गई थी, जिसके कारण से सबका कचरा वाला जो पानी होता था वो बाहर निकल जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे, बिल्कुल सही है। वाणिज्य उन्नत दशा में थी। उन्नत मतलब होता है, वाणिज्य मतलब होता है तुमको बिजनेस, बिजनेस उन्नत, उन्नत मतलब अच्छी स्थिति में, दशा मतलब होता है स्थिति, दशा मतलब क्या होता है? स्थिति, मतलब अच्छी स्थिति में थी व्यापार का काम। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। देवी की उपासना की जाती थी ना, ये भी बिल्कुल सही है। तो कहता है लोग लोहे से परिचित थे, तो बिल्कुल याद रखना कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी में सबसे पहले जो खोजा गया धातु था वो था तांबा, लोहे से परिचित नहीं था, और चीनी से भी परिचित, चीनी से भी वह परिचित नहीं था। क्या किसी से परिचित नहीं था? लोहा से और चीनी से, याद रखना, लोहा से और चीनी से, बिल्कुल चीनी, चीनी जो खाते हैं हम लोग, शुगर, शुगर से भी वह परिचित नहीं था सिंधु घाटी का लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, यानी कि सही से मिलाइए। तो सिंधु घाटी की जो उत्तरी सीमा थी उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मांडा या जम्मू कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा को हम लोग दैमाबाद या महाराष्ट्र कहते हैं। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा को आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा को शुतकांगेडोर या बलूचिस्तान कहते हैं। जरा ध्यान दो, उत्तरी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी को हम लोग मांडा कहते हैं या जम्मू कहते हैं। क्या कहते हैं? मांडा या जम्मू। अब जरा ध्यान दो, मांडा या जम्मू हम लोग जो कहते हैं वो सिंधु सभ्यता के किस डायरेक्शन में, किस दिशा में? उत्तरी, उत्तरी में। मांडा या जम्मू हम लोग जो कहते हैं वो उत्तरी क्षेत्र में जो जगह है उसको हम लोग मांडा या जम्मू कहते हैं। वहीं अगर हम दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी में तुमको जो है दो से दक्षिण है, दो से देखो दैमाबाद है। ठीक है, दैमा में अगर हम दैमा बोले तो दैमा से मो आ गया और मो से महाराष्ट्र आ जाएगा याद, तो दैमाबाद और महाराष्ट्र में याद हो जाएगा। ठीक है, अगर पूर्वी की बात करें हम तो पूरब में आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश। पूर्वी सीमा में क्या है? आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। पूरब में क्या है? आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश। इसके बाद तुमको जो है पश्चिम में जो है वो पश्चिम में क्या है? देखो पश्चिम में तुमको है शुतकांगेडोर और बलूचिस्तान। यानी कि अगर किसी को सोना होगा ना तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि पश्चिम में जाकर के सो जाओ, है ना। और बलूचिस्तान सोने के लिए इसलिए कहेंगे कि वहाँ पर बालू वालू नहीं होगा, इसलिए याद रख लो कि पश्चिमी सीमा जो होगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी, देखो अब इसको डायग्राम के माध्यम से अगर हम याद रखें तो देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। इसको पूर्व कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। देखो ये उत्तर है, उत्तर में क्या है? मांडा है और जम्मू है। ठीक है, ये अगर हम दक्षिण की बात करें तो दो से दक्षिण हुआ, दो से दैमाबाद, और दैमा तो माँ से महाराष्ट्र हो जाएगा। पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर, पूरब है तो आलमगीरपुर, पूरब, तो इसलिए पूरब में आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर के साथ तुमको जो है उत्तर प्रदेश भी है। वहीं पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम में बोलेंगे सो जाने के लिए, क्योंकि वहाँ बालू नहीं है, इसलिए शुतकांगेडोर और बलूचिस्तान। बात समझ में आ गया? शुतकांगेडोर और बलूचिस्तान, बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का क्या पढ़े थे? चौहद्दी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? चौहद्दी, मतलब कि उत्तर सीमा पर क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, इसको हम लोग पढ़े थे। तो एक बार पुनः बता दो कि उत्तर में क्या है? उत्तर में मांडा और जम्मू है। वही दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद है और महाराष्ट्र है। और पूर्व में बात करें तो पूर्व में है तो पूर्व यानी कि आलमगीरपुर, और इसके बाद है उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में शुतकांगेडोर या बलूचिस्तान है। बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला है कि मांडा जो है वो किस नदी पर है? देखो मांडा जो है ना वो है तुमको चेनाब नदी पर। मांडा किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। मांडा जो है तुमको वो चेनाब नदी पर, किस नदी पर है? चेनाब नदी पर, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मांडा है ना, मांडा मतलब इसको मन में जरा सोच के देखो, मान जा। क्या सोचना है? मान जा। तो अब इसको क्या करेंगे? मान जा। अब मान चलो कि दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। कोई कहता है कि हमारा जो जमीन है वो यहाँ तक है, कोई कहता है कि नहीं यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है। तो विवाद चल रहा है, ये कहता है यहाँ तक, ये कहता है यहाँ तक। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि ये इसका बात नहीं मान रहा है, ये इसका बात नहीं मान रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यार मान जा। तो जैसे कहेंगे मान जा
बात समझ में आ रहा है? तो मान जा, तो जहां पर मान जाएगा वहीं पर हम लोग चिन्ह रख देंगे कि चलो तुरंत आदि मैनेज कर लो, चिन्ह रख देते हैं। तो इसलिए चिन्ह रख देते हैं यानी कि चेनाब, चिन्ह रख देते हैं यानी कि चेनाब। तो इसलिए याद रखो कि मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो मांडा समझ में आ गया ना? मांडा मतलब क्या बोलेंगे? मान जा। तो जैसे ही जहां पर मान जाएगा वहां पर चिन्ह रख देंगे, तो चिन्ह मतलब चेनाब, ठीक है। तो इसलिए मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा काल में रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखो हड़प्पा काल में अस्से इसको कट कर दो। रोपर और पंजाब ये दो जगह है, रोपर और पंजाब। ये हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ था तो उसमें ये रोपर और पंजाब इस दोनों का उत्खनन हुआ था। तो रोपर और पंजाब का जब उत्खनन हुआ तो यहाँ पूछ रहा था तुमको रोपर और पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब देखो रोपर और पंजाब, तुम सुने होगा कि गांव घर के लोग जो सब जो है ना धान को रोपने के लिए कहाँ पर जाता है? पंजाब जाता है। इसलिए रोपर और पंजाब याद रखना, जब पंजाब जाएगा तो वहाँ के लोग सब खूब सताएगा लोगों को, इसलिए सतलज। बात समझ में आ रहा है? सतलज, ठीक है। इसलिए रोपर और पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो रोपर और पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। और अगला है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसको कट कर दो। सीधे इतना याद रखना है कि जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है हड़प्पा में इसको याद रखना, ठीक है। ये रहने दो हड़प्पा में, ठीक है। एक उन्नत को कट कर दो। जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। अब देखो धूल जो अगर लग जाएगा किसी वीर को तो जल में जाके ना उसको हटाएगा। इसलिए जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो धौलावीरा से। बात समझ में आ गया ना? जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से पता चलता है, ठीक है। यहाँ तक। अब है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग होता था? ठीक है, इसको कट कर दो। मिट्टी के बर्तनों पर ये रहेगा। मिट्टी के बर्तनों पर जो उल्लेख था वो किन चीज़ों का उल्लेख था? किस रंग का उल्लेख था, उत्कीर्ण हुआ था? तो लाल का। और वैसे भी देखो अभी मिट्टी का जो बर्तन होता है तो कैसा दिखता रहता है? लाल ही दिखता है। तो ये सब याद करने की चीज़ है ही नहीं, एक बार समझ लो, याद रहेगा। अगला है कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता था? सिंधु सभ्यता जो था वो कांस्य युगीन सभ्यता था ना। इसको कट कर दो। किस युग में पड़ता था? तो आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है ना। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। किस काल में? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता था? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता था? आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता था, ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो यहाँ कहता है कि किस स्थल से कुआं का अवशेष मिला, किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिला है। तो कुआं जो मिला है वो तुमको मोहनजोदड़ो से मिला है। बाकी इतना बात को तुम भूल जाओ, इतना ही बात याद रखो कि किस स्थल से घरों में कुआं का उल्लेख मिला है। तो मोहनजोदड़ो से। कुआं का उल्लेख जो मिला है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो देखो मोहनजोदड़ो से तुमको कुआं का उल्लेख मिला। इसको भी याद रखना कि कुआं जो है अभी मान के चलो कि गांव में अब कुआं सब खत्म होता जा रहा है। अगर है तो किसी एक के पास है जिसका नाम क्या है? मोहन है। नहीं याद है तो ऐसे समझो कि राधा सब जो पनघट पर पानी लाने के लिए जाती थी, कुआं पर जाती थी, तो मोहन उसको आकर के कंकर से क्या करता था? फोड़ देता था। तो बिल्कुल आसानी भाषा में याद हो जाएगा कि कुआं का अवशेष कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। मतलब कुआं पर जैसे ही लड़की लोग जाएगी पनघट पर तो कुआं पर कौन पहुंच जाता था? मोहन पहुंच जाता था, नहीं? ठीक है, तो कुआं का अवशेष जो मिला था तुमको मोहनजोदड़ो से मिला था। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के खोज जो हुए ना, उस खोज से दो व्यक्तियों का नाम जुड़ा है, वो जो कि भारतीय हैं। कहाँ के हैं? भारत देश के हैं। एक दयाराम साहनी है और दूसरा राखल दास बनर्जी है। यानी कि दो व्यक्तियों का नाम आता है हड़प्पा सभ्यता के खोज में, एक दयाराम साहनी का और दूसरा राखल दास बनर्जी का आता है। किसका आता है? राखल दास बनर्जी का। ठीक है, दो व्यक्तियों का किसका आता है? दयाराम साहनी का और राखल दास बनर्जी का, जिसको शॉर्ट में कभी कभी आरडी बनर्जी भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है रंगपुर, जहां पर हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। ठीक है, प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की
समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर थी? तो सौराष्ट्र में। कहाँ पर थी? सौराष्ट्र में थी। तो एक बार बताओ तुम लोग कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। अब है अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई उसके प्रभारी का मतलब क्या होता है? प्रभारी का मतलब क्या होता है? इंचार्ज, मतलब किसी के चार्ज में ये काम किया जा रहा था। उसका नाम क्या था? सर जॉन मार्शल था। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल था। यहाँ जान कर दिया है, इसको जॉन करो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे, मतलब पुरातात्विक का मतलब क्या हुआ? पुरातात्विक एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो है सो धरती के नीचे निकले हुए वस्तुओं का आयु पता किया आता है। ठीक है ना, उसे ही पुरातात्विक कहते हैं हम लोग। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो जितना भी खुदाई करके सामान निकलता था ना, उस सामान को क्या करता था लोग सब कि मार्शल से ढोने का काम करता था एक जगह से दूसरे जगह। इसलिए याद रखो कि इसमें सर जॉन मार्शल जो था ना, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? प्रभारी थे। अगला है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है? स्पष्ट हो गया होगा कौन सा पशु जो मोहर मिला था? बैल का मिला था। ठीक है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था। तो बैल का, यानी कि बैल का जो मतलब मोहर पर जो बैल का छाप मिलता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो के लोग, हाँ, मोहनजोदड़ो के लोग जो थे वो व्यापारी करते थे। और क्या चीज से करते थे? बैल से करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किन पर विश्वास करते थे? तो वो मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। किन पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति मतलब मातृ मतलब माता होता है ना, तो दैविक शक्ति पर विश्वास करते थे। कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर करते थे। वहीं अगर कर्म कांड की बात करें तो कर्म कांड पर विश्वास नहीं करते थे। यज्ञ प्रणाली पर बात करें तो नहीं करते थे। आत्मा पर और ब्रह्मा पर इस सब पर विश्वास नहीं करते थे। और इसको हम लोग मोस्ट विभिया प्रश्न करके चलेंगे, क्योंकि याद रखना इसमें थोड़ा जरूरी है कि कर्म कांड पर विश्वास करते थे। कर्म कांड का मतलब क्या होता है? जैसे अगर किसी का माता पिता मर जाए तो कर्म कराता है, तो उस पर विश्वास करते थे वो लोग? नहीं करते थे। कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। और इसका यज्ञ पर भी विश्वास नहीं करते थे। साथ में आत्मा और ब्रह्मा पर, आत्मा और ब्रह्म इस दोनों पर में से भी विश्वास नहीं करते। विश्वास करते किस पर थे? तो मातृशक्ति पर। किस पर? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? अब देखो यहां से याद रखो, कौन सा सिंधु स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है, तो समुद्र तट पर था कौन कौन? सुरकोटदा था, लोथल था और बालाकोट था। लेकिन कोटदीजी जो था ना, वो समुद्र तट पर नहीं था। कोटदीजी जो है समुद्र तट पर नहीं था। इसको याद रखना पड़ेगा कि कोटदीजी जो है समुद्र तट पर नहीं था। ठीक है, सुरकोटदा था, लोथल था, बालाकोट था, जबकि कोटदीजी नहीं था। इस प्रश्न को भी हम लोग मोस्ट रिवाइज करके चलेंगे। ठीक है, तो देखो सुरकोटदा जो है वो तुमको समुद्र के तट पर था अवस्थित। लोथल भगवा नदी पर था, जैसे नदी है तो नदी का तट होगा, तो इसलिए लोथल नदी के तट पर था। ठीक है, समुद्र के तट पर था। बालाकोट, ये बालाकोट जो है, देखो सुरकोटदा में और बालाकोट में कोट लगा हुआ है ना, तो सुरकोटदा और कोटदीजी में भी लगा हुआ, लेकिन कोटदीजी में तुमको समुद्र तट पर कोटदीजी नहीं था। वही सुरकोटदा जो था और बालाकोट जो था वो समुद्र तट पर था। साथ में लोथल भी था, लेकिन कोटदीजी नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ठीक है, कौन को कट कर दो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो कौन सी थी? विशाल स्नानागार और साथ में विशाल अन्नागार भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए, किसके विन्यास के लिए? घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो पद्धति पूछा जा रहा है तो ग्रिड पद्धति याद रखना। क्या कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 के सुमिलित करना है। तो देखो यहाँ पर लोथल जो है, अब एक नजर जरा इसको हम लोग देखेंगे। ये जो लोथल है
यहाँ ये प्राचीन स्थल हो गया हड़प्पा सभ्यता का, और ये पुरातात्विक अवशेष हो गया। ठीक है, यानी कि गोदीबाड़ा का डॉकयार्ड का जो उल्लेख मिला है, डॉकयार्ड का जो जानकारी हुआ है वो कहाँ से हुआ है? लोथल से हुआ है। डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा का मतलब क्या होता है? डॉक यार्ड, यार्ड मतलब तुमको जैसे कि नाव के जैसे जहाज से जुड़ा हुआ, मतलब जहाज समझ लो। ठीक है, डॉकयार्ड जो मिला है वो कहाँ पर मिला है? तो लोथल में मिला है। इसके बाद है तुमको जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बताए थे कालीबंगन से मिला था, इसलिए कालीबंगन इसका आंसर हो गया। धौलावीरा जो है तुमको, धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बारे आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हड़प्पाई लिपि के बारे में, हड़प्पा के लिपि के बारे में जो जानकारी मिली है तुमको, उसमें 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। वो कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। वही पकी मिट्टी से बनी हुई हल की जो प्रकृति मिली है वो तुमको बनवाली से मिली। कहाँ से मिले है? बनवाली से मिली। कहाँ से मिली है? बन। देखो ये क्या है? पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, मतलब पकी हुई मिट्टी से बनी हुई हल, पकी मिट्टी से बनी हुई हल की जो प्रतिकृति मिली है वो कहाँ से मिली है? बनवाली से। मतलब मिट्टी को पका करके हल बनाया गया। तो मिट्टी को पका करके जो हल बनाएगा वो कौन बनाएगा? बनवाली। तो ऐसा सोच लो कि मिट्टी से पका करके हल बनाया, और उस हल को लेकर के कहाँ पर जाएगा? लोग बने जाएगा। इसलिए पकी मिट्टी की बनी हुई हल की जो प्रतिकृति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? बनवाली। बच्चों अभी जो हम लोग देख रहे हैं 54 नंबर प्रश्न, इसको भी जरा हम देखते हैं। ये लिखा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, निरूपण मतलब अंकन होता है, और अंकन का मतलब होता है वह है आपको छपा हुआ। जैसे आप लोग पायल या नाक में या कान में जो बनाते हैं आभूषण, तो वो जो बनाते हैं आप, तो उसमें कोई चीज छपा देते हैं ना, कछुआ का छाप देते हैं, या कोई फूल का छाप दे देते हैं, चंद्रमा का छाप दे देते हैं। तो वही कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में, जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर था, मोहर समझते हैं ना? सील, कागज से जो मारा जाता है जी। उस मोहर में कहता है कि कौन कौन सा जानवर का अंकन था, मतलब कौन कौन सा जानवर का छाप था और किसका नहीं। प्रश्न समझे या नहीं समझे जी? तो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो देखिए शेर जो था ना, शेर का अंकन नहीं था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर में शेर का छाप नहीं था। तो था किस किसका वो भी जानेंगे हम लोग। तो देखिए हाथी का छाप था, किसका था? हाथी का। गैंडा का था, किसका था? गैंडा का। इसके बाद आपको बाघ का भी था। ठीक है, तो अब जरा सोचिए और सोच के इसको आप लोग याद कर लीजिए, हाथी, गेंडा और बाघ, हाथी, गेंडा और बाघ। अब जरा देखिए, इसको याद रखने के लिए हम बताते हैं आपको। एक जो जूनियर क्लास का किताब हम लोग देखे थे, बच्चे वाला किताब में, कि शेर को ना हाथी क्या करता है पता है? सूर में उठा करके रखे रहता है। हम चित्र देखे हुए थे, हमको याद है। तो हाथी को किससे जोड़ दीजिएगा? बाघ को जोड़ दीजिए, शेर नहीं बाघ को। हाथी को किसे जोड़ दीजिएगा? बाघ को। तो ऐसा सोच लीजिए कि हाथी बाघ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हाथी का भी था अंकन था और बाघ का भी था, और एक और याद कर लीजिए गेंडे का जैसा मोटा रहता है, और हाथी गेंडे का जैसा मोटा रहता है। बात समझ में रहा है? तो इसलिए याद रखिए कि हाथी गेंडा एक तरह से मिलता रहता है, और हाथी किसको लेके सूर में रहेगा? तो बाघ को। इसलिए याद रखिए कि आपको जो है सो हाथी और हाथी के जैसा गेंडा, और गेंडा के हाथी किसको लेके रहेगा? तो बाघ को। इसलिए हाथी, गेंडा और बाघ इस तीनों का अंकन था, और किसका नहीं था? शेर का नहीं था। और देखिए शेर डाल भी देता ना, अगर माने चलिए। अब देखिए मूर्ति सबका जो निर्माण होता है दुर्गा पूजा में, जो शेर देखेगा कितना बच्चा तो डर जाता है। पहले हमको याद है कि हम ये भगवती सबका या किसी देवता का जो आंख देखते थे ना बड़ा बड़ा, तो हमको भी डर हो जाता था। ये सत्य बात बता रहे हैं आपको हम। अब बहुत जगह मंदिर में देखिएगा आंख बड़ा बड़ा उजला का, चांदी का जो लगता है, तो उजला उजला रहता है, तो डर हो जाता है। तो उसी तरह से बाघ को देख करके डर हो जाएगा, सॉरी शेर को देख कर डर हो जाएगा ना, शेर को देख करके डर हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर शेर का अंकन नहीं था, जबकि था किस किसका? जल्दी बताएंगे। हाथी का, गेंडा का और बाघ का, बाकी शेर का नहीं था। बात समझ रहे हैं? तो यही आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किसका अंकन था और किसका नहीं था, जल्दी बताइए। यहाँ तक समझ में आ गया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी, हाँ एक प्रश्न, इस प्रश्न में जरा एक बात बता दें कि निम्नलिखित पशुओं में से सबको कट कर देंगे,
किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा, देखिए टेराकोटा भी जो था ना, यहाँ दो बातों की चर्चा थी, एक मोहर की चर्चा थी और दूसरा टेराकोटा की चर्चा थी। जरा बताएंगे आप लोग क्या सब था? एक मोहर, मतलब मोहर और टेराकोटा, इस दोनों पर शेर का विवरण नहीं था, अंकन नहीं था, हाथी का, गंडा का और बाघ का था। बात समझ में आया ना? किस किस के बारे में बात कर रहे थे? मोहर के बारे में और टेराकोटा कलाकृति के बारे में। मोहर के बारे में और टेराकोटा कलाकृति के बारे में। बिल्कुल, बात समझ में यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं था? ये तो आपको अच्छा से पता होगा, इंटरमीडिएट में ये प्रश्न पढ़े थे, है ना, कि उसको क्या क्या चीज का ज्ञान नहीं था। तो एक लोहा का नहीं था, चीनी का नहीं था ना। तो देखिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन में चीनी तो है नहीं, तो यहाँ देखिए तांबा तो सबसे पहले ही खोजा गया था, तो याद रखिएगा कि तांबा सबसे पहले खोजा गया था। और कांसा जो था, हाँ, कांसा तो तांबा का मिश्रण होता है, इसलिए कांसा भी होगा उस समय, टीन भी होगा, शीशा भी होगा, सोना चांदी भी होगा, लेकिन लोहा का ज्ञान उसको नहीं था। और इसीलिए आज हम लोग टेंगारी, पघड़िया और कुल्हाड़ी जो बनाते हैं वो क्या चीज का बनाते हैं? आज लोहा का। लेकिन अगर पहले के लोगों की बात करें तो पहले का लोग क्या चीज का बनाया था? पत्थर का। तो आप सोच लीजिए कि पत्थर का इसलिए बनाया कि बेचारा को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। इसलिए याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। जबकि क्या क्या चीज का था, जरा उस पर भी हम फोकस करते हैं, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो देखिए, आप लोग जो आभूषण बनाते हैं, नाक, कान में, पैर में पहनने वाला, क्या क्या चीज का बनाते हैं? सोना चांदी। रुकिएगा, सोना और चांदी का बनाते हैं ना, तो एक याद रखिएगा कि सोना और चांदी का ज्ञान था। इसके बाद आ जाइए तांबा और कांसा। तांबा और कांसा का भी ज्ञान था, और टीन तथा शीशा का भी था। बताइए किसका था? टीन और शीशा का भी था, जबकि लोहा का नहीं था। तो बताएंगे एक बार क्या क्या चीज का ज्ञान था? सोना चांदी था, तांबा कांसा था, हाँ बिल्कुल, तांबा कांसा और टीन और शीशा। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। और एक चीज जरा और थोड़ा सा आपको साइंस में लेकर के चलते हैं, ये सोना का संकेत क्या होता है बताइए? चांदी का संकेत क्या होता है? तांबा का क्या होता है? और ये कांसा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ब्रोंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंज कहते हैं। और कांसा एक मिश्र धातु है। और टीन जो है, टीन का संकेत SN होता है, और शीशा का क्या होता है? PB होता है। बात समझ में आ गया ना? और लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? जरा समझेंगे, युगल का मतलब क्या होता है? युगल किशोर बोला जाता है, ठीक है। युगल शवाधान का साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? प्रमाण। यानी कि युगल समाधान का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है आपको लोथल से। अगर आपसे पूछे कि लोथल क्या था, तो लोथल जो है आपको एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। लोथल एक बंदरगाह था, याद रखिएगा। और वही बंदरगाह से आपको युगल का मतलब जोड़ा, युगल का मतलब जोड़ा है ना, यानी कि दो शवाधान, शव का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी कि लाश। शव का मतलब क्या होता है? लाश। यानी कि युगल समाधान का मतलब जोड़ा में मिला था लाश। लाश कैसा मिला था? जोड़ा में। जोड़ा कहने का मतलब दो गो एक जगह पर, एक जगह पर। बात समझ में आ रहा है? तो युगल शवाधान यानी कि जोड़ा लाश जो मिला था वो कहाँ पर मिला था? लोथल में। तो देखिए, जोड़ा लाश इसलिए था कि कोई लोथ आदमी होगा ना, तो दोनों एक जगह बैठा हुआ होगा, कोई देखने को वाला था नहीं, दोनों वहीं पर बेचारा टै बोल दिया। टै बोलना मतलब मर जाना, टै बोलना मतलब मर जाना। ये मुहावरा है, याद रखिएगा। टै बोलना मतलब मुहावरा है, मर जाना। तो दोनों टै बोल दिया, और जिसके कारण से दोनों का जोड़ा में समाधान मिला था। कहाँ पर मिला था? लोथल में। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर क्वेश्चन पूछे कि लोथल किस नदी पर है, तो बताएगा भगवा नदी पर है। लोथल क्या है? तो यह एक बंदरगाह है। बात समझ में आ रहा है? यह सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है। कालीबंगा कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। बनावली कहाँ पर है? राजस्थान में है। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा में पा लगा है, इसलिए पाकिस्तान याद रखिएगा। लोथल आपको गुजरात में है। लोथ आदमी सब गुजर जाएगा, और तभी तो बेचारा दोनों आदमी जोड़ा युगल का मतलब क्या था? युग मतलब जोड़ा। युगल समाधान कहाँ पर मिला था? लोथल में। बात समझ गए? इसमें से निम्नलिखित में से इसको कट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट प्रश्न है आपका कपास, ठीक है। कपास जो है, कपास के लिए किस मिट्टी की जरूरत होती है? काली मिट्टी को। और कौन सा मिट्टी का? रेगुर मिट्टी का आता है। कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा, कपास का उत्पादन सबसे पहले जो हुआ था, कपास का उत्पादन सबसे पहले आपको सिंधु क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा।
आपको कपास का उत्पादन सबसे पहले जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सिंधु क्षेत्र में हुआ था। और देखिए जिसे ग्रीक या यूनान के लोग जो है किस नाम से पुकारे थे, तो उसका नाम जो था सिंडन। क्या नाम था? सिंडन। नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा। कपास से ही रुई बनता है और रुई से हम लोग सिरहन्ना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिरहन्ना बनाएंगे। इसलिए सिरहन्ना को याद रखिएगा सिंडन। सिरहन्ना से याद रखिएगा सिंडन। यानी कि कपास सबसे पहले सिंधु सभ्यता में, कपास सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में मतलब देखा गया था। सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ पर हुआ था? सिंधु क्षेत्र में हुआ था। तो कह रहा कि सिंधु क्षेत्र में ग्रीक और यूनान के लोग जो है तो उस कपास को क्या कहे थे? क्या कहते थे? सिंडन कहते। क्या कहते? सिंडन कहते। मेरा बात समझ में आया कि नहीं ये बताइए। कपास के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? अब याद रखिएगा हड़प्पा के काल की बात हो रही है। ये हमारा अध्याय जो है वो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ ही है। कहता कि तांबे का रथ मिला था। जरा ध्यान दीजिए, तांबे का रथ मिला, इसका मतलब वहाँ के लोगों को तांबे का ज्ञान था कि नहीं था? बिल्कुल था, तभी तो तांबे का रथ बनाया। तो तांबे का रथ जो मिला है वो कहाँ से मिला है? तांबे का रथ मिला है आपको कहाँ से मिला है? दैमाबाद से। कहाँ से मिला है? याद रखिए। अगर मान के चलिए कि पहले के समय में लोग जो शादी होता था क्या चीज में साथ जाता था? लड़की और लड़का नहीं, उससे ही पहले जो होता था डोली में जाता था। किसमें? डोली में। बैलगाड़ी पर तो बिदागरी होता था, बैलगाड़ी पर बारात जाता था। लेकिन याद रखिए तो पहले के लोग जो थे ना वो धनी बनी थे। ऐसा सोच लीजिए आप लोग, धनी बनी थे इसलिए वो कैसा रथ पर अपने दामाद को भेजते थे? तांबे के रथ पर। इसलिए याद रखिएगा कि तांबे के रथ जो है वो कहाँ से मिले हैं? तो आपको क्या बताए कि तांबे के रथ पर किसको भेजेंगे? दामाद को भेजेंगे। इसलिए दामाद से याद रखिएगा दैमाबाद। यानी कि तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। हमारा बात समझ में आया कि नहीं जल्दी बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा वासी, इसको कट कर दीजिएगा। हड़प्पा के काल का इस सब को कट कर दीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा के काल का इसको कट कर देना है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी यानी कि हड़प्पा में रहने वाले लोग किन किन धातुओं को आयात करते थे? सबसे पहले हम लोग समझेंगे आयात के बारे में। आयात का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना या भेजना। ठीक है ना? सॉरी, आयात का मतलब लाना, खरीदना। ठीक है, तो मतलब कौन कौन से वस्तु आयात करते थे मतलब खरीदते थे, और निर्यात का मतलब होता है भेजना। ठीक है, दूसरे जगह पर। ठीक है, तो हड़प्पा वासी जो थे वो किन किन धातुओं को आयात करते थे मतलब कौन कौन सा धातु खरीदते थे? तो वो लोग ना चांदी खरीदते थे। क्या क्या खरीदते थे? चांदी। टीन खरीदते थे और सोना खरीदते थे। तो देखिए सोना और चांदी आराम से याद हो जाएगा क्योंकि आप लोग आभूषण बनाते हैं और आपको पता है कि असली आभूषण बनाने के लिए उसमें बहुत सारे पदार्थ मिलाए भी जाते हैं ना। तो इसलिए याद रखिए, अगर नहीं याद है तो याद रखिए कि सोना और चांदी, सोना चांदी को कहाँ पर रखेंगे? टीना में रखेंगे, नहीं तो उसमें कहीं जंग लग जाएगा। हालांकि सोना में तो जंग नहीं लगता, सो पता है ना आप लोग को। सोना को आप पानी में छोड़ दीजिए तो उसमें जंग नहीं लगेगा, बाहर में छोड़ दीजिए क्योंकि वो किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है। लेकिन चांदी करता है, इसलिए चांदी काला हो जाता है। अब जो चांदी पायल जो पहनते हैं चांदी कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, चांदी अभिक्रिया करता है। ठीक है, सोना नहीं करता, इसलिए सोना को कहता है कि यह मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला एक धातु है। बात समझ में आ रहा है? तो बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो किन किन धातु को आयात करते थे मतलब खरीदते थे? सोना चांदी और टीन। इसको याद रखने का ट्रिक बता दी कि सोना और चांदी को हम लोग टीना में बंद करके रखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द, देखिए लाजवर्द जो है ना एक पत्थर का नाम है, याद रखिएगा। बहुत ही कोसली पर्वत होता है, बहुत ही कोसली मतलब महंगा पर्वत होता, ये पर्वत बोल रहे हैं पत्थर, बहुत ही महंगा पत्थर होता है ये लाजवर्द जो है ना आपको बहुत ही महंगा पत्थर होता है। और पहले के लोग जो ना भवन का निर्माण इसी पत्थर से, बात समझ में आ रहा है, करते थे। और लाजवर्द पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? यानी कि वो लाजवर्द पत्थर जो था ना उसका भी वो निर्माण मतलब वो आयात करते थे। बात समझ में आ रहा है? अब आपका अगला प्रश्न है तो लाजवर्द क्या है? एक पत्थर है जो कि भवन निर्माण की सामग्री है। और यह कहाँ से मंगाते थे? तो आपको याद रखेंगे यह मंगाते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से। कहाँ से मंगाते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से।
तो इसको याद रखेंगे कि लाजवर्द जो है वो भवन निर्माण सामग्री है। और यह आपको कहाँ से आयात करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। कहाँ से? बदखसा से। बदखसा से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, ठीक है ना। आगे है आपको अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? मतलब इतना ही बात याद रखेंगे आप लोग, ज़्यादा कुछ भी नहीं, कि अफगानिस्तान में जो है ना, कहाँ पर? अफगानिस्तान में आपको अफगानिस्तान में जो है वो कौन कौन सा स्थल है जो स्थित है, ठीक है। जैसे आप पढ़े थे ना ये अभी वनमाली पढ़े थे, लोथल पढ़े थे ना, तो उसी तरह से है। आपको जो है ये बताते हैं आपको सुरतोगोई और मुंडी गाक, बोलेंगे जरा। सुरतोगोई और मुंडी गाक। सुरतोगोई और मुंडी गाक। सुरतोगोई और मुंडी गाक जो है यह आपको अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा। सुरतोगोई और मुंडी गाक। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे याद रखेंगे? अफगानिस्तान में है आपको ये मुंडी गाक है और दूसरा है सुरतोगोई। देखिए अफगानिस्तान में ना निशान याद रखेंगे हम लोग। निशान देखिएगा, अगर सुबह सुबह सब उठ जाए और एक इंसान अगर सोया हुआ हो तो सबका निशाना कहाँ रहता है? सोए हुए पर ही रहता है। इसलिए याद रखें अफगानिस्तान में निशान याद रखेंगे और निशाना किस बनेगा? सोए हुए पर, तो इसलिए सुरतोगोई। और दूसरा अगर मान के चलिए कि 10 लोगों के बीच में अगर एक आदमी टकला मुंडा है, कहने का मतलब गंजा है, तो सबका ध्यान कहाँ जाता है? और हम लोग उसको पुकारते भी हैं तो क्या कह के पुकारते हैं? गंजा कह के पुकारते हैं, नहीं? तो कहने का मतलब ये है ना, तो मुंडा भी कह देते हैं, तो टकला मुंडा ही बोल देते हैं ना। तो इसलिए अफगानिस्तान में जो स्थित है ये जो है ना आपको मुंडा गाक बोलेगा, मुंडा गाक और सुरतो गोई। तो यानी कि मुंडा गाक और मुंडी गाक और सुरतोगोई जो है वो अफगानिस्तान में। बात समझ में आ रहा है ना? मुंडी गाक और सुरतोगोई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। है। मुंडी गाक और सुरतोगोई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। मुंडी गाक और सुरतोगोई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? कौन कौन से नगर हैं जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? तो देखिए बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पर पनिया जहाज रुकता है और जहाँ से चलता है। तो देखिए पहले बता दी थी ना आपको, लोथल और सूतकांगे डोर जो है यह एक बंदरगाह था, इसके बारे में चर्चा कर दिए थे आपको। इसका है आपको अल्लाहदीनो और बालाकोट, बताएंगे जरा। अल्लाहदीनो और बालाकोट ये भी आपको सिंधु सभ्यता का ही बंदरगाह था। इसका है कुनतासी, यह भी आपको सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, यानी कि इनमें से सभी। तो देखिए दो तो पहले से आपको याद है, एक है लोथल और दूसरा है सूतकांगे डोर। इसके बाद है कि लोथल और सूतकांगे डोर है, लोथ आदमी सब जो सोया रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि अल्लाह मौत दे दा, क्या बोलेंगे? मौत देता। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए अल्लाहदीनो और बालाकोट और अल्लाह मौत देता, ये सब जो हम लोग बोलेंगे तो बाल बोध ही सब ना ऐसा बोलेगा, उसको क्या पता कि हम जो मर जाएंगे तो क्या होगा दूसरे को, नहीं? इसलिए अल्लाहदीनो और बालाकोट, नहीं? तो इसलिए याद रखेंगे अल्लाहदीनो और बालाकोट। दूसरा हो जाएगा आपको कुनतासी, क्या है? कुनतासी। ये भी आपको सिंधु सभ्यता का एक नगर है। कुनतासी जो है यह भी एक आपको सिंधु सभ्यता का एक नगर है। तो बताइए तो सिंधु सभ्यता के कौन कौन से बंदरगाह हैं? लोथल सूतकांगे डोर, ये तो 2 को याद हो गया। अल्लाहदीनो और सुरतोगोई। अल्लाहदीनो और सुरतोगोई। ये सुरतोगोई तो दूसरा चीज था। ये आपको बालाकोट, अल्लाहदीनो और बालाकोट है ना, बोलेंगे अल्लाह अल्लाह कौन करेगा? तो बाल बोध से करेगा, इसलिए बालाकोट। और इसके बाद तीसरा है आपको कुनतासी, क्या है? कुनतासी। अगर कोई पूछ दे कि कुनतासी क्या है तो हम लोग बोलेंगे यह सिंधु सभ्यता का एक नगर है। कुनतासी क्या है? सिंधु सभ्यता का एक नगर है। कुनतासी क्या है? सिंधु सभ्यता का एक नगर है। लोथल क्या है? सिंधु सभ्यता का एक नगर है। सूतकांगे डोर क्या है? सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है। अल्लाहदीनो सिंधु सभ्यता का एक नगर है। हाँ, बंदरगाह नगर है, यानी कि इस नगर समय ना बंदरगाह है। बालाकोट में देखिए बालाकोट में तो बॉ लगा हुआ है, बॉ से बंदरगाह, बॉ से बालाकोट, याद रखिएगा। बालाकोट में बंदरगाह है, ठीक है। देखिए कोर्ट के अगल, देखिए जहाँ कोर्ट होगा वहाँ तो बंदरगाह होगा। कहिए क्यों? क्योंकि कोर्ट का वकील सब जज सब जो जाएगा सो बंदरगाह रहेगा तब ना जहाज पर चढ़ के जाएगा। इसलिए जहाँ कोर्ट है तो समझिए बंदरगाह है, यानी कि बालाकोट जो होगा ना वो बंदरगाह वाला एक नगर है। यहाँ तक समझ में आया ना? इसके बाद है आपको कुनतासी। कुनतासी जो है यह भी आपको बंदरगाह वाला एक नगर है। बात समझ में यहाँ तक आ गया? तो एक बार बताएंगे आप लोग कि बंदरगाह ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन कौन सा है। तो देखिए लोथल है, सूतकांगे डोर है,
इसके बाद है आपको अल्लादीनो है, इसके बाद बालकोट है, ठीक है, बालाकोट है। इसके बाद आपको कुनतास, ये आपको सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है। अगला प्रश्न जो आपका है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आद्य शिव मोहर में, मोहर के बारे में तो चर्चा कर दिए ना पहले, किन किन जानवरों का उल्लेख हुआ है? बताइए कि पशुपति शिव और आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का उल्लेख हुआ है? तो इसमें से करा सभी, यानी कि बाघ का हुआ है, हुआ था ना बाघ का, भैंस का, ये हाथी का हुआ था, बात समझ में आ रहा है, गेंडा का हुआ था, भैंसा का हुआ था और हिरण का, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग इनमें से सभी, यानी कि गेंडा, भैंसा और हिरण, ठीक है, याद रखेंगे। बाघ और हाथी पहले से जाने थे, ठीक है, गेंडा भी जाने थे, है ना, गेंडा भैंसा बोल के जरा देखिए, एकदम गेंडा भैंसा, इसलिए गेंडा और भैंसा और इसके बाद हिरण हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा चीज है, जल्दी बताइए। बाघ है, गेंडा है, और गेंडा कैसे क्या होता है, भैंसा, इसके बाद अंतिम क्या है, हिरण है। तो ये आपको यहाँ प्रश्न कुछ अलग है। यहाँ कहता है कि मोहनजोदड़ो में जो पशुपति शिव था, पशुपति शिव और आद्य शिव मोहर में, पशुपति शिव में और आद्य शिव मोहर में किन किन पशुओं का अंकन मिला है? तो इसमें आपको बाघ का, हाथी का, गेंडा और भैंसा का, हम आपको ट्रिक में बताइए दिए कि गेंडा जैसे भैंसा नजर आ रहा है, इसलिए आपको जो है सो देख लीजिए, गेंडा और भैंसा, गौकार गई ऊपर अनुस्वार, भौकार भई ऊपर अनुस्वार मिल रहा है कि गेंडा भैंसा। फिर इसके बाद आपको हिरण हो गया, तो एक हिरण को याद रखना, गेंडा भैंसा हिरण और बाघ तथा हाथी। इतना जो है सो अंकन था, किस पर था? पशुपति शिव मोहर पर या आद्य शिव मोहर पर। बात समझ में आया ना, मेरा बात कुछ समझ में आया ना? तो यहाँ तक, यानी कि इसका आंसर, राइट आंसर आप हो जाएगा आपको इनमें से सभी। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? आप पढ़े हैं अपने पूर्व की क्लास में कि कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और यहाँ पर वो जो कांस्य की मूर्ति थी ना, वो नृत्य मुद्रा में, नृत्य का मतलब ऐसे करके, बात समझ रहे हैं। तो नृत्य मतलब होता है डांस, यानी कि डांस करती हुई अवस्था में, मुद्रा मतलब यहाँ पर अवस्था, यानी कि डांस करती हुई अवस्था में स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब देखिए, मोहन जो थे ना, मोहन कृष्ण भगवान को कहा आता है, और कृष्ण भगवान को जानते ही थे, वो गोपियों सब के साथ क्या करते थे? नृत्य करते रहते, डांस करते रहते थे गोपियों सब के साथ, नहीं? इसलिए जो है आपको नृत्य मुद्रा में स्त्री की मूर्ति जो है, कांस्य की मूर्ति, वो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। बस याद रखिएगा कि मूर्ति की चर्चा हो तो मूर्ति किस अवस्था में नृत्य करती हुई मुद्रा में थी, नृत्य करती हुई अवस्था में थी, तो ये कहाँ से मिली है? तो आपको ट्रिक बताए कि देखिए, डांस करता है तो डांस करने के बीच में, नहीं, गोपियों के बीच में कौन रहते थे? कृष्ण का ही दूसरा नाम क्या है? मोहन। नहीं, जागो मेरे मोहन प्यारे, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो है ना, मोहनजोदड़ो में ये आपको नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी। अगला प्रश्न है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? देखिए, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति का मतलब हुआ आपको, देखिए पुजारी का मतलब तो जानते ही हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न जो यहाँ पर है कि पुजारी का जो प्रस्तर मूर्ति है, ये आपको कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बताइए। पुजारी का प्रस्तर मूर्ति जो है ये आपको हड़प्पा में मिला था। कहाँ में मिला था? हड़प्पा में। पुजारी का प्रस्तर मूर्ति जो है ना, ये आपको हड़प्पा में मिला था। पुजारी का प्रस्तर का मतलब क्या होता है जानते हैं? पत्थर होता है। प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी वो आपको हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। और पहले के बारे में तो पता ही, मुसलमान लोग सब क्या क्या था, हिंदू की मूर्ति को तोड़ तोड़ के और गाय तोलता था, मतलब गाय का मीट तोलता था, मूर्ति को उखाड़ के फेंक देता था। तो जो मूर्ति को उखाड़ के फेंक दिया तो समझिए हम लोग के लिए हेराइए गया ना, तो हेरा गया मतलब हड़प्पा, हेरा गया मतलब हड़प्पा। तो याद रखिएगा कि पुजारी का प्रस्तर की मूर्ति जो मिली थी, पुजारी की जो प्रस्तर की मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से। बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से, इसको कट कर दीजिए, हाँ, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पूछे कि हड़प्पा क्या, तो बोलेंगे हड़प्पा जो है एक स्थल है, और वही स्थल पर जो है पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली थी। बात समझ में आया? प्रस्तर का मतलब जल्दी से बता दीजिए। सही बात बताए आप लोग। पुजारी, ये प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। सही बात बताए। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए
कुत्तों के पंजों का निशान मिला है। मतलब एक ईंट पर, मतलब ईंट है ना, एक ईंट, जी। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब आगे बिल्ली है और पीछे क्या है, कुत्ता है। आगे बिल्ली है और बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है, और कुत्ता जो कर रहा है ना, तो कुत्ता ऐसे करके उठाए हुआ है अपने पंजा को। तो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो पंजा मिला है, उसका निशान जो मिला है आपको कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में। चन्नूदरो में। कहाँ पर मिला है, चन्नूदड़ो में मिला है। कहाँ पर मिला है, चन्नूदड़ो में। चन्नूदरो में मिला है। बात कुछ समझ में आ रहा है। देखिए ये जो है ना आपको बिल्ली को बाघ का मौसी कहा जाता है, और वो इतनी चालाक होती है बिल्ली, और कभी कभी तो कुत्ता को अपने थप्पड़ से मारती है बिल्ली। ये सही बात है। बिल्ली जो अपना थप्पड़ उठाएगी ना, तो कुत्ता को पीछा होना पड़ता है, कुत्ता को चढ़ा देता है। ये रियलिटी है, ये वास्तविक है। ये कोई हम आपको ट्रिक नहीं बता रहे हैं या कुछ फेंका हुआ बात नहीं बोल रहे हैं। ये वो जो अब उसका थप्पड़ बहुत खराब होता है बिल्ली का। तो बिल्ली वो पीछा कर रहा है, कुत्ता पीछा कर रहा है किसको, बिल्ली को। और ये आपको मिला है चन्नूदरो में मिला है। तो चन्नूदरो को याद रखिए कि बिल्ली जो है ना इतनी तेज, इतनी चालाक है कि कुत्ता को चढ़ाइए देगा। चढ़ाने का मतलब क्या होता है, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि हमको तो आंखें चढ़ा गया, कुछ दिखाई नहीं देता है। मतलब ये हुआ कि बिल्ली इतना जोर से भागता है ना, हम लोग भी अगर बिल्ली को मारने चलते हैं, बिल्ली इतना जोर से, और किसी बिल्लियों में किसी ऐसा कोना में घुस जाता है ना कि चढ़ाइए देता है हम लोग को भी। इसलिए याद रखिए कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का जो निशान मिला है वो आपको हड़प्पा के किस स्थल से मिला है, चन्नूदरो से। कहाँ से, चन्नूदरो से। कहाँ से मिला है, चन्नूदरो से मिला है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। अगला प्रश्न है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर, जार का मतलब क्या होता है, जार का मतलब होता है ठंडा नहीं, जार का मतलब होता है बर्तन। जार का मतलब क्या होता है, बर्तन, है ना। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जार पर चोंच में मछली दबाए, बर्तन पर चोंच में मछली दबाए, बगुला को देखते हैं ना, चोंच में मछली दबाए, चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी। बात समझ में आ रहा है। जार पर जो है आपको चोंच में मछली दबाए हुए और चिड़िया एवं दबाए चिड़िया और मछली दबाए चिड़िया, कहने का मतलब जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया, ठीक है, एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। पंचतंत्र के लोमड़ी कहानी, मतलब पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया बताइए आप लोग, आपको पता होगा। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा आपको जो है सो रचा गया है। और वो पंचतंत्र में एक कहानी है, क्या कहानी है, तो लोमड़ी की कहानी है। उस लोमड़ी की कहानी में भी इसी तरह का दृश्य है। और आप लोग बच्चे की किताब में, बच्चे वाला किताब में भी देखिएगा कि चिड़िया ऊपर में जो है मछली लिए हुआ रहता है और नीचे में जो है लोमड़ी देखता रहता है, इंतजार में रहता है। बात समझ में आ रहा है कि कब वो ऊपर से गिर जाएगा और वो हम खा लेंगे। तो वही कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। चित्रांकन मतलब चित्र का अंकन। यह चित्र कहाँ मिलता है, तो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो ये जो है आपको लोथल में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, लोथल में। देखिए कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे के भरोसे कब रहेंगे, जब हमारा शरीर लोथ हो जाएगा ना, तो दूसरे के भरोसे रहेंगे कि कोई देगा तब खाएंगे जी। और कितने भिखारी को भी देखिएगा कि पैर उड़ नहीं है, हाथ नहीं है, तो लोथ के जैसे बैठा, कोई देगा तो खा लेगा। तो कहने का मतलब कि दूसरे के भरोसे कब रहे। वही था लोमड़ी दूसरे के भरोसे में इंतजार था कि चोंच से चिड़िया गिर, मतलब चिड़िया के चोंच से गिरेगा मछली, तो हम उस मछली को खा लेंगे। तो इस तरह का मतलब ये सब लोथे का नहीं लक्षण हुआ। इसलिए याद रखिए कि मतलब पक्षी जो है तो चोंच में दबाए हुए मछली को जार पर लेकर के खड़ी है, और आपको लोमड़ी जो है सो नीचे में खड़े होकर के उसका इंतजार कर रहा है। यह किस कहानी का सादृश्य है, किस कहानी से लिया गया है, तो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से लिया गया है। और वह कहानी, ये जो है, ये ऐसा दृश्य, ऐसा चित्र कहाँ पर मिला है, तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। तो बताएंगे आप लोग कि लोथल किस राज्य में है, मोहनजोदड़ो किस राज्य में है, बताएंगे। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में और हड़प्पा भी पाकिस्तान में। बात समझ में आ रहा है, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में। बात समझ में आ गया। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रायोत्तर भारत में, स्वतंत्रायोत्तर भारत मतलब क्या हुआ,
स्वतंत्राय उत्तर का मतलब हुआ स्वतंत्र मतलब होता है आजादी, और उत्तर का मतलब होता है बाद। उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर मतलब बाद होता है। तो देखिए स्वतंत्राय स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में, यानी कि 1947 ईस्वी के बाद पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन का मतलब हड़प्पा युग के स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। यानी कि जब भारत देश आज़ाद हो गया ना, तो हड़प्पाई स्थल का खोज किस प्रांत में वो सबसे अधिक हुई थी। और इस प्रश्न को हम लोग मोस्ट वीवीआई कहेंगे कि क्योंकि सबसे अधिक स्थल की खोज हुई है देश की आज़ादी के बाद। देश जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद सबसे अधिक नगर, सबसे अधिक जगह जो मिला है ना, वो आपको गुजरात से मिला है। कहाँ से मिला है? गुजरात से। और गुजरात से क्यों ना मिले? क्योंकि मोदी का तो गाँव है ना गुजरात, बस समझ में आ रहा है ना। और मोदी को तो छोड़िए, मोदी तो बाद में आया, महात्मा गांधी का तो जन्म स्थान है ना, तो समझ सकते हैं महात्मा गांधी नहीं कितने महान थे। और उनके गांव से आपको बहुत सारे नगर, बहुत सारे स्थल तो मिलेंगे ही। इसलिए याद रखिएगा कि भारत की आज़ादी के बाद, और वैसे भी आज़ादी लगा हुआ है, तो भारत की आज़ादी कौन करवाने वाले? महात्मा गांधी थे ना। तो महात्मा गांधी जो उनका जन्म हुआ है पोरबंदर गुजरात में हुआ है। तो इसलिए याद रखिएगा कि देश की आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल, मतलब सबसे ज्यादा हड़प्पा वाला स्थल जो मिला है वो किस राज्य से मिला है? गुजरात राज्य से। कहाँ से मिला है? गुजरात राज्य से मिला है। तो बताइए कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। अब बताइए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? पंजाब और हरियाणा दोनों एक जगह इसलिए दे दिया है। बात समझ में आ रहा है कुछ? इसके बाद है आपको एक चीज और आपको बताने वाले थे। क्या बताने वाले थे पता है? ये आपको बताने वाले थे, जो भी बताने वाले थे बाय मिस्टेक फॉरगेटिंग हो गया, मतलब भूल गए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। मतलब कौन सा ऐसा फसल है जो हड़प्पा के लोगों के लिए मुख्य खाद्यान्न का मतलब खाने वाला, जैसे मान के चलिए एक बात बताते हैं, बिहार का जो है आपको कौन सा नाश्ता फेमस है? चर्चा किए थे, लिट्टी चोखा। उसी तरह से हड़प्पा कालीन के लोगों के लिए मतलब वो मुख्य खाद्य फसल नहीं था, खाने के लिए मुख्य फसल नहीं था, मुख्य में नहीं था। तो कौन नहीं था भाई? तो चावल नहीं था, ठीक है। जबकि क्या था? तो जौ था, दाल था और गेहूं था। अब देखिए जौ और गेहूं एक जैसा होता है, जौ में सूर निकला हुआ रहता है। चलिए याद रखिएगा, गेहूं में भी सूर निकला था, लेकिन गेहूं को सूर हटा करके हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जौ का यूज नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा कि गेहूं और जौ इसकी जानकारी उसको थी और उसका वो मुख्य खाने वाला फसल भी था, मुख्य खाद्यान्न भी था, इसके साथ साथ में दाल भी था, लेकिन आपको चावल नहीं था। क्या नहीं था? चावल नहीं था। तो गेहूं था, जौ था और दाल। बताइए क्या सब था? गेहूं था, जौ था और दाल था। तो बताइए कि हड़प्पा कालीन के लोगों के लिए मुख्य खाद्यान्न क्या था, क्या नहीं था? गेहूं, जौ, दाल था, चावल नहीं था। चलते हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न ये है कथन ए में, देखिए बीपीएससी में इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं, चाहे बीपीएससी कोई भी हो। बात समझ में आ रहा है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। सही बात भी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या हो गया? विलुप्त हो गए हैं, मतलब वो उसका विनाश हो चुका है, वो विलीन हो चुके हैं। तो देखिए, और कारण बता रहा है, कारण है इसका कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सही बात है, ये खुदाई के बाद प्रकट हुआ था कि नहीं हुआ था? खुदाई से नहीं पता चला था, ठीक है। तो कहता है कि कथन ए और आर, मतलब कथन और कारण, क्या ए और आर दोनों सही है? तो बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों अब क्या हो गया है? तो ये भी सही है। और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल हुए थे। उत्खनन खुदाई के बाद में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था कौन था? जॉन मार्शल था। और हड़प्पा का खोज किसने किया था? सहनी ने किया था। 1921। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। आर जो है वो इसका स्पष्टीकरण है। बात समझ में आ रहा है? एक स्पष्टीकरण है। बात समझ रहे हैं कुछ? तो ये था आपका प्रश्न था, यहाँ तक ये बात समझ में आ गया। स्पष्टीकरण का मतलब हुआ कि ये जो कारण आर है ना, कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे,
इस आर के बारे में खूब बढ़िया से स्पष्ट करता है ए। ऑप्शन ए, सॉरी कथन ए। कथन क्या स्पष्ट करता है कि सही में इसका विलुप्त हो गया और यह इसी समय में प्रकट ऐसे हुआ था, बस ये बात बोल रहा है और कुछ भी विशेष बात नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चन अब देखिए पूछा कहाँ पर है, यूपी पीसीएस में। पीसीएस बहुत भारी एग्जाम होता है, उसमें पूछा है 2009 में ही प्रश्न पूछा। बताइए 2009 में इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा था, आप सोच सकते हैं कि 2023 में 2024 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर कर विचार करने के लिए। विचार कीजिए, ये भी इसी तरह से देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ है 2011 में। क्वेश्चन भारी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यूपीएससी में पूछा है, देख रहे हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में पूछा है। बीपीएससी से भी ऊपर होता है यूपीएससी। बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस, बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है यूपीएससी का मतलब हुआ, समझ सकते हैं पूरा भारत, नहीं बात समझ रहे कि नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना है, कथन विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व और यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बताइए सही कि गलत है? सही है ना, अभी बताए थे ना कि सबसे पहले कपास का ही आपको उत्पादन वहीं पर हुआ था। तो कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो कहता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सो सही है। तो बताइए 1 और 2, यानी कि दोनों सही है। यानी कि पहले की जो सभ्यता थी वह लौकिक सभ्यता थी और साथ में उसमें धार्मिक तत्व भी मिले थे। धार्मिक तत्व मिला था कि नहीं मिला था? क्या क्या मिला था? पशुपति महादेव, सार, नहीं, ये सब मिला था ना। तो ये जो है आपको धार्मिक तत्व मिले थे, यद्यपि उपस्थित और वर्चस्वशाली नहीं था। सही बात है, वर्चस्वशाली पहले जो है ऐसा नहीं था अभी के सरकार के जैसे कि जो हम कहे वही होगा, जो फलाना आदमी कहेगा वही होगा, बस उसको वर्चस्वशाली बोला जाता है। तो इस तरह का तो पहले नहीं था। सब समानता के भाव से समाज में देखा जाता था, समान अवसर मिलते थे सबको। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। बात समझ में आ रहा है? तो ये था सिंधु सभ्यता के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आएंगे, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? सूची 1 का सूची 2 को सुमिलित करना है, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए, ये आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अभी देखे थे दाइमाबाद, देखे थे ना, तो वहाँ पर देखिए दाइमाबाद था। तो दाइमाबाद से जुड़ा हुआ कोई भी इसमें तो अभी नहीं देख रहे हैं। राखी गढ़ी भी नहीं, ये सब तो अभी आप नहीं पढ़े। मांडा तो पढ़े थे, लेकिन वहाँ पर मांडा नहीं था, वहाँ पर था मुंडी गाग। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो आंसर है ए का 3 है। ए का क्या है? 3। तो आप लोग इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 4 प्रश्नों का सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले यदि चर्चा हो कि ये जो मांडा है, या मांडा किस राज्य से संबंधित है? देखिए मांडा आपको है जम्मू कश्मीर से। मांडा किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से है। इसके बाद आपको दाइमाबाद है, दाइमाबाद जो है आपको महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है। कालीबंगा जो है राजस्थान से। ये बहुत ही पूर्व से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इसकी तो चर्चा ही छोड़ दीजिए। राखी गढ़ी है, देखिए राखी गढ़ी है। ठीक है, तो राखी का हम लोग राखी बंधन में यूज करेंगे। और राखी पहनने के बाद कितने लोगों को देखिएगा हाथ में राखी बांधा रहता है। कभी कभार क्या होता है कि राखी अपने आप टूट के हरा जाता है। इसलिए ये राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। राखी अपने आप टूट जाएगा ना, तो इसलिए राखी गढ़ी, मतलब देखिए राखी पहने रहेंगे, गड्ढा में गिरेंगे तो राखी हरा जाएगा। इसलिए राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। कालीबंगा के बारे में पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। अब है दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है यह आपको महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लेकिन नहीं याद रहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। दाइमाबाद अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? मुंबई में है ना। मुंबई मतलब महाराष्ट्र, मुंबई बात बराबर है। ठीक है, तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको मांडा है आपको जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कुछ ज्यादा ही आपको आतंकवाद से परेशान करता है, और परेशान करता है साथ साथ में क्या करता है? तलवार से सीधे मुंडी को उड़ा देता है। ऐसा सोच लीजिए कि मुंडी को कहाँ पर उड़ा देगा? जम्मू कश्मीर में। इसलिए मांडा जो है वो किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। दाइमाबाद मतलब महाराष्ट्र से। कालीबंगा राजस्थान से। और राखी गढ़ी राखी बन के बांध के गड्ढा में गिरा जाएगा ना। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? ये प्रश्न पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और हाँ बिल्कुल, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये पूछा है CGPSE में पूछा हुआ है। प्री एग्जाम था। प्री एग्जाम का मतलब होता है जिसको हम लोग PT कहते हैं। क्या कहते हैं? PT, प्री टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो हड़प्पा, ये तो क्वेश्चन समझ ही गए होंगे 73, इसको छोड़ के चलिए। ठीक है,
तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? शेर ये का। भी क्वेश्चन हम लोग खूब अच्छा से पढ़े थे शेर कि का। किस पशु का, किस जानवर का अवशेष जो है आपको, अवशेष मतलब भाग है ना, बचा हुआ भाग, तो किस जानवर का अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था। जबकि हुआ था किस किस का? घोड़ा, गाय, हम लोग पढ़े थे पीछे के क्लास, मतलब पीछे क्लास, हाथी, गैंडा, इसके बाद पढ़े थे भैंसा, इसके बाद आपको हिरन। तो एक फिर से नया आ गया, एक आ गया आपको घोड़ा और दूसरा आ गया आपको गाय। ठीक है, एक आ गया घोड़ा, दूसरा क्या आ गया? गाय। यानी कि घोड़ा, गाय, हाथी है कि नहीं, गैंडा, भैंसा, बाघ, हिरन, ये सब जो है आपको सिंधु घाटी के अवशेष से मिले थे। लेकिन इस पशु का, इस शेर का जो है सो आपको अलंकार, मतलब शेर का कहीं भी अवशेष नहीं मिला है। अब आपका जो लास्ट प्रश्न है, चन्हू दरों के उत्खनन का, चन्हू दरों के उत्खनन का निर्देशन किया था। मतलब चन्हू दरों का जो उत्खनन हुआ था, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, चन्हू दरों का जो खुदाई हुआ था उसमें निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्शन देने वाला, डायरेक्टर। ठीक है, तो चन्हू दरों का जो डायरेक्टर था वो कौन था? J.H. मैके। कौन था? J.H. मैके। देखिए, महिलाओं लोगों से अगर झगड़ा हो जाए पति पत्नी में, तो वो अपने पति को चन्हड़ा करके इसके बाद वो कहाँ भाग जाएगी? मायके भाग जाएगी। तो इसलिए J.H. मैके। चन्हू दरों के उत्खनन का निर्देशन मतलब डायरेक्टर कौन था? J.H. मैके। कौन था डायरेक्टर? J.H. मैके। तो महिलाओं लोगों का डायरेक्टर कौन होता है? मायके ही होता है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि चन्हू दरों के उत्खनन का निर्देशन जो किया था J.H. मैके ने किया था। किसने किया था? J.H. मैके ने। ठीक है, तो हम लोग जो है सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ 75 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इस 75 क्वेश्चन को आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से याद भी कर लिए होंगे और आने वाले भावी परीक्षा में आप लोग प्रश्न को सॉल्व करके भी जरूर आएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की जो भी कहानी होगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल लगी हो तो लाइक